प्रिय विद्यार्थी अजीज़ी तालिब इल्म यूट्यूब चैनल इसके ऑनलाइन स्टडी टाइम में आप सभी का स्वागत व खैर मकदम है। आज हम लोग कक्षा 9 के विज्ञान विषय में अध्याय 6 में ऊतक के अंतर्गत जंतु ऊतक का परिचय एवं प्रकार का अध्ययन करेंगे एवं अध्ययन के पश्चात प्रश्न उत्तर की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं। 6.3 जंतु ऊतक। जब हम सांस लेते हैं तब हम अपनी छाती की गति को महसूस कर सकते हैं। शरीर के ये अंग कैसे गति करते हैं, इसके लिए हमारे पास कुछ विशेष कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम पेशीय कोशिकाएं कहते हैं। चित्र 6.8। यहाँ चित्र 6.8 में पेशीय रेशे एवं ऊतक को दर्शाया गया है। पेशी ऊतक के सिकुड़ने एवं फैलने से जंतुओं में गति होती है। पेशी कोशिकाएं लंबी एवं शिराएं नुकीली होती हैं। इन्हें तंतु भी कहा जाता है। इन कोशिकाओं का फैलना और सिकुड़ना अंगों को गति प्रदान करता है। सांस लेते समय हम ऑक्सीजन लेते हैं। यह ऑक्सीजन कहाँ जाती है? यह फेफड़ों के द्वारा अवशोषित की जाती है तथा रक्त के साथ शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुँच जाती है। कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों होती है? माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य इस प्रश्न के हल के लिए एक संकेत देता है जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। माइटोकॉन्ड्रिया रक्त में घुले ऑक्सीजन प्राप्त कर रासायनिक क्रिया संपन्न करता है जिससे एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी का निर्माण होता है, जिससे बड़े अणु छोटे छोटे अणुओं में विघटित हो जाते हैं और ऊर्जा मुक्त होती है। रक्त अपने साथ विभिन्न पदार्थों को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। उदाहरण के लिए यह भोजन और ऑक्सीजन को सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। यह शरीर के सभी भागों से अपशिष्ट पदार्थों को यानी जो बचे हुए पदार्थ हैं या बेकार पदार्थ हैं को एकत्र कर यकृत तथा वृक्क तक उत्सर्जन के लिए पहुंचाता है। रक्त और पेशियां दोनों ही हमारे शरीर में पाए जाने वाले ऊतकों के उदाहरण हैं। उनके कार्य के आधार पर हम विभिन्न प्रकार के जंतु ऊतकों के बारे में विचार कर सकते हैं, जैसे कि एपिथेलियमी ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक तथा तंत्रिका ऊतक। रक्त संयोजी ऊतक का एक प्रकार है तथा पेशी ऊतक का। 6.3.1 एपिथेलियमी ऊतक जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक एपिथेलियमी ऊतक हैं। एपिथेलियमी शरीर के अंदर स्थित बहुत से अंगों और गुहिकाओं को ढकते हैं। ये भिन्न भिन्न प्रकार के शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग करने के लिए अवरोध का निर्माण करते हैं। त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्तवाहिनी नली का अस्तर, फेफड़ों की कुपिका, वृक्कीय नली आदि सभी एपिथेलियमी ऊतक से बने होते हैं। एपिथेलियमी ऊतक की कोशिकाएं एक दूसरे से सटी होती हैं और ये एक अनवरत परत का निर्माण करती हैं। इन परतों के बीच चिपकाने वाले पदार्थ कम होते हैं तथा कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है। स्पष्टतः जो भी पदार्थ शरीर में प्रवेश करता है या बाहर निकलता है वह एपिथेलियम की किसी परत से होकर अवश्य गुजरता है। इसके फलस्वरूप विभिन्न प्रकार की एपिथेलियमी कोशिकाओं के बीच की पारगम्यता शरीर तथा बाहरी वातावरण और शरीर के विभिन्न अंगों के बीच
पदार्थों के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पारगम्यता अर्थात आवश्यक चीज़ों को ग्रहण करने एवं व्यर्थ पदार्थों को बाहर निकालने हेतु छोटे छोटे छिद्र, जिन्हें पारगम्यता कहा जाता है। सामान्यतः सभी एपिथेलियमों को एक बाह्य रेशेदार आधार झिल्ली उसे नीचे रहने वाले ऊतकों से अलग करती है। चित्र 6.9 में दर्शाए अनुसार विभिन्न एपिथेलियम की संरचनाएं विभिन्न प्रकार की होती हैं, जो उनके कार्यों पर निर्भर करती हैं। चित्र 6.9 में विभिन्न प्रकार के एपिथेलियम ऊतक को दर्शाया गया है। एपिथेलियम ऊतक मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। चित्र ए में सल्की एपिथेलियम ऊतक दर्शाया गया है। यह अत्यधिक पतली और चपटी होती है। रक्त नली का स्तर, फेफड़ों की कुपिकाओं का स्तर, आहार नली एवं त्वचा में इन्हीं सल्की एपिथेलियमी ऊतक का स्तर होता है। यह इन्हें रक्षा प्रदान करता है। चित्र बी में घनाकार एपिथेलियम ऊतक दर्शाया गया है। यह स्राव उत्पन्न करने वाली ग्रंथियों में अस्तर के रूप में होता है, जैसे वृक्कीय नली एवं लार ग्रंथि में। चित्र सी में स्तंभाकार या पश्चमाभि ऊतक दर्शाया गया है। स्तंभाकार ऊतक को पश्चमाभि ऊतक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके सतह पर पश्चमाभ यानी सीलिया अर्थात बाल जैसी रचनाएं होती हैं। यह श्लेष्मा को आगे स्थानांतरित करता है। यह श्वास नली में पाया जाता है। चित्र डी में स्तरित सल्की ऊतक को दर्शाया गया है। सल्की ऊतक की कई परतें मिलकर स्तरित सल्की ऊतक बनाते हैं। त्वचा इन्हीं स्तरित सल्की ऊतक का बना होता है, जो संपूर्ण शरीर को रक्षा प्रदान करता है। उदाहरण के लिए कोशिकाओं में रक्त नलिका स्तर या कुपिका, जहाँ पदार्थों का संवहन वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा होता है, वहाँ पर चपटी एपिथेलियमी ऊतक कोशिकाएं होती हैं। इनको सरल सल्की एपिथेलियम कहते हैं। यह अत्यधिक पतली और चपटी होती हैं तथा कोमल स्तर का निर्माण करती हैं। आहार नली तथा मुंह का स्तर सल्की एपिथेलियम से ढका होता है। शरीर का रक्षात्मक कवच अर्थात त्वचा इन्हीं सल्की एपिथेलियम से बनी होती है। त्वचा की एपिथेलियमी कोशिकाएं इनको कटने तथा फटने से बचाने के लिए कई परतों में व्यवस्थित होती है। चूंकि ये कई परतों के पैटर्न में व्यवस्थित होती हैं, इसलिए इन एपिथेलियम को स्तरित सल्की एपिथेलियम कहते हैं। जहाँ अवशोषण और स्राव होता है, जैसे आंत के भीतरी स्तर यानी लाइनिंग में, वहाँ लंबी एपिथेलियमी कोशिकाएं मौजूद होती हैं। यह स्तंभाकार एपिथेलियम एपिथेलियमी अवरोध को पार करने में सहायता प्रदान करता है। श्वास नली में स्तंभाकार एपिथेलियमी ऊतक में पश्चमाभ होते हैं, जो कि एपिथेलियम ऊतक की कोशिकाओं की सतह पर बाल जैसी रचनाएं होती हैं। ये पश्चमाभ गति कर सकते हैं तथा इनकी गति श्लेष्मा को आगे स्थानांतरित करके साफ करने में सहायता करती है। इस प्रकार के एपिथेलियम को पश्चमाभि स्तंभाकार एपिथेलियम कहते हैं। घनाकार एपिथेलियम वृक्कीय नली तथा लार ग्रंथि की नली के स्तर का निर्माण करता है, जहां यह उसे यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। ये एपिथेलियम कोशिकाएं प्रायः ग्रंथि कोशिका के रूप में अतिरिक्त विशेषता अर्जित करती हैं, जो एपिथेलियमी ऊतक की सतह पर पदार्थों का स्राव कर सकती हैं।
कभी कभी एपिथेलियमी ऊतक का कुछ भाग अंदर की ओर मुड़ा होता है तथा एक बहुकोशिक ग्रंथि का निर्माण करता है। यह ग्रंथिल एपिथेलियम कहलाता है। 6.3.2 संयोजी ऊतक। रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। इसे संयोजी ऊतक क्यों कहते हैं? इस अध्याय की भूमिका में इस संबंध में एक संकेत दिया गया है। आइए अब हम इस तरह के ऊतक के बारे में विस्तृत जानकारी लें। संयोजी ऊतक की कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती हैं और अंतरकोशिकीय अधात्री मैट्रिक्स में धंसी होती हैं। चित्र 6.10। चित्र 6.10 में संयोजी ऊतकों के प्रकार: ए में एरियोलर ऊतक, बी में वसामय या एपिडोज ऊतक, सी में सन्निहित अस्थि ऊतक, डी में कचाव स्नायु ऊतक और ई में विभिन्न रक्त कोशिकाओं को दर्शाया गया है। चित्र ए में एरियोलर संयोजी ऊतक का चित्र दिया गया है। एरियोलर ऊतक त्वचा और मांसपेशियों के बीच रक्त नलिका के चारों ओर तथा नसों और अस्थि मज्जा में पाया जाता है। यह अंगों के भीतर खाली जगह को भरता है, आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है और ऊतकों की मरम्मत करता है। यहाँ एरियोलर ऊतक के विभिन्न घटकों को दर्शाया गया है। चित्र बी में वसामय या एपिडोज ऊतक को दर्शाया गया है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा के बचा हुआ भाग शरीर में वसामय या एपिडोज ऊतक के रूप में संचित हो जाता है। यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है एवं गर्मी से रक्षा करता है। चित्र सी में सन्निहित अस्थि ऊतक को दर्शाया गया है। यह कठोर एवं मजबूत होता है। शरीर में यह कंकाल तंत्र का निर्माण करता है। इसके अधिकतर भाग कैल्शियम एवं फास्फोरस से बने होते हैं। यह मांसपेशियों को सहारा देता है। चित्र डी में कचाव स्नायु ऊतक को दर्शाया गया है। दो अस्थियों को जोड़ने वाले तंतु स्नायु ऊतक कहलाते हैं। यह बहुत लचीला एवं मजबूत होता है। अस्थि एवं मांसपेशियों को जोड़ने वाले स्नायु ऊतक को कैंड्रा यानी टेंडन कहा जाता है। चित्र ई में विभिन्न रक्त कोशिकाओं को दर्शाया गया है। रक्त के मुख्य भाग प्लाज्मा होता है, जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं RBC यानी रेड ब्लड कार्पसेल्स और श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC यानी वाइट ब्लड कार्पसेल्स तथा प्लेटलेट्स निलंबित होते हैं। रक्त पचे हुए भोजन, हार्मोन और उत्सर्जी पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में संवहन करता है यानी पहुंचाता है। यह अधात्री जैली की तरह तरल, सघन या कठोर हो सकती है। अधात्री की प्रकृति विशिष्ट संयोजी ऊतक के कार्य के अनुसार बदलती रहती है। रक्त की एक बूंद स्लाइड पर लें और उसमें मौजूद विभिन्न कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी में देखें। रक्त के तरल अधात्री भाग को प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा में लाल रक्त कोशिकाएं अर्थात RBC रेड ब्लड कार्पसेल्स, श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC यानी वाइट ब्लड कार्पसेल्स तथा प्लेटलेट्स निलंबित होते हैं यानी निलंबन के रूप में घुले होते हैं। प्लाज्मा में प्रोटीन, नमक तथा हार्मोन भी होते हैं। रक्त गैसों, शरीर के पचे हुए भोजन, हार्मोन और उत्सर्जी पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में संवहन करता है यानी पहुंचाता है। अस्थि संयोजी ऊतक का एक अन्य उदाहरण है। यह पंजर का निर्माण कर शरीर को आकार प्रदान करती है। यह मांसपेशियों को सहारा देती है और शरीर के मुख्य अंगों को सहारा देती है। यह ऊतक मजबूत और कठोर होता है। अस्थि कार्यों के लिए इन गुणों के क्या उपयोग हैं?
अस्थि कोशिकाएं कठोर अधात्री में धंसी होती हैं, जो कैल्शियम तथा फास्फोरस से बनी होती है। दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से एक अन्य संयोजी ऊतक, जिसे स्नायु, अस्थि बंधन तंतु या लिगमेंट भी कहते हैं, से जुड़ी होती हैं। यह ऊतक बहुत लचीला एवं मजबूत होता है। स्नायु में बहुत कम अधात्री होती है। एक अन्य प्रकार का संयोजी ऊतक कंडरा टेंडन है, जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है। कंडरा मजबूत तथा सीमित लचीलेपन वाले रेशेदार ऊतक होते हैं। उपास्थि कार्टिलेज एक अन्य प्रकार का संयोजी ऊतक होता है, जिसमें कोशिकाओं के बीच पर्याप्त स्थान होता है। इसकी ठोस अधात्री प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है। यह अस्थियों के जोड़ों को चिकना बनाती है। उपास्थि नाक, कान, कंठ और श्वास नली में भी उपस्थित होती है। हम कान की उपास्थि को मोड़ सकते हैं, परंतु हाथ की अस्थि को नहीं। सोचिए, ये दो ऊतक किस प्रकार भिन्न हैं। एरियोलर संयोजी ऊतक त्वचा और मांसपेशियों के बीच रक्त नलिका के चारों ओर तथा नसों और अस्थि मज्जा में पाया जाता है। यह अंगों के भीतर की खाली जगह को भरता है, आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है और ऊतकों की मरम्मत में सहायता करता है। हमारे शरीर में वसा कहाँ संचित होता है? वसा का संग्रह करने वाला वसामय ऊतक त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है। इस ऊतक की कोशिकाएं वसा की गोलिकाओं से भरी होती हैं। वसा संग्रहित होने के कारण यह ऊष्मीय कुचालक का कार्य भी करता है। 6.3.3 पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक लंबी कोशिकाओं का बना होता है, जिसे पेशीय रेशा मसल्स फाइबर भी कहा जाता है। यह हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है। पेशियों में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है, जिसे सिकुड़ने वाला प्रोटीन कहते हैं, जिसके संकुचन एवं प्रसार के कारण गति होती है। कुछ पेशियों की हम इच्छानुसार गति करा सकते हैं। हाथ और पैर में विद्यमान पेशियों को हम अपनी इच्छानुसार आवश्यकता पड़ने पर गति करा सकते हैं या उनकी गति को रोक सकते हैं। इस तरह की पेशियों को ऐच्छिक पेशी कहा जाता है। चित्र 6.11a। चित्र 6.11 में पेशीय ऊतक को दर्शाया गया है। पेशीय ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। ए रेखित पेशी ऊतक, बी चिकनी या अरेखित पेशी ऊतक और सी कार्डिक या हृदयक पेशी ऊतक। चित्र ए में रेखित पेशी ऊतक को दर्शाया गया है। रेखित पेशी ऊतक ऐच्छिक पेशी भी कहा जाता है, क्योंकि इसे हम अपनी इच्छानुसार चलाते हैं। रेखित पेशी अधिकतर अस्थियों से जुड़ी होती है। इन पेशियों को कंकाल पेशी भी कहा जाता है, क्योंकि ये अधिकतर हड्डियों से जुड़ी होती हैं तथा शारीरिक गति में सहायक होती हैं। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ये पेशियां हल्के तथा गहरे रंगों में एक के बाद एक रेखाओं या धारियों की तरह प्रतीत होती हैं। इसी कारण इसे रेखित पेशी भी कहते हैं। इस ऊतक की कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार, शाखा रहित और बहुनाभीय होती हैं। आहार नली में भोजन का प्रवाह या रक्त नलिका का प्रसार एवं संकुचन जैसी गतियां ऐच्छिक नहीं हैं। इन गतिविधियों को हम स्वयं संचालित नहीं कर सकते हैं, अर्थात हम इन गतियों को इच्छानुसार प्रारंभ या बंद नहीं कर सकते हैं। चिकनी पेशियां। चित्र 6.11b। चित्र बी में चिकनी या अरेखित पेशी ऊतक को दर्शाया गया है।
यह अनैच्छिक ऊतक होता है। यह अपनी गति को स्वयं संचालित करता है। यह आहार नली में पाया जाता है। इसकी कोशिकाएं लंबी एवं नुकीली होती हैं। अथवा अनैच्छिक पेशियां इनकी गति को नियंत्रित करती हैं। ये आँख की पलक, मूत्रवाहिनी और फेफड़ों की श्वसनी में भी पाया जाता है। कोशिकाएं लंबी और इनका आखिरी सिरा नुकीली तरकुरूपी स्पिंडल शेप्ड होता है। ये एक केंद्रकीय होती है। इनको आरेखित पेशी भी कहा जाता है। इनका नाम आरेखित क्यों है? हृदय की पेशियां जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचन करती रहती हैं। इन अनैच्छिक पेशियों को कार्डिक हृदय पेशी कहा जाता है। चित्र 6.11 सी। चित्र सी में कार्डिक या हृदय पेशी ऊतक को दर्शाया गया है। यह बेलनाकार शाखाओं वाली होती है। यह पूर्णतः अनैच्छिक पेशी होता है। हृदय की पेशी कोशिकाएं बेलनाकार शाखाओं वाली और एक केंद्रकीय होती हैं। विभिन्न प्रकार की पेशीय ऊतकों की संरचना की तुलना करें। इनके आकार, केंद्रक की संख्या तथा कोशिका में केंद्रक की स्थिति को नोट करें। 6.3.4 तंत्रिका ऊतक सभी कोशिकाओं में उत्तेजना के अनुकूल प्रतिक्रिया करने की क्षमता होती है। यद्यपि तंत्रिका ऊतक की कोशिकाएं बहुत शीघ्र उत्तेजित होती हैं और इस उत्तेजना को बहुत ही शीघ्र पूरे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती हैं। मस्तिष्क में रज्जु तथा तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका ऊतकों की बनी होती हैं। तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहा जाता है। न्यूरॉन में कोशिकाएं, केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म होते हैं। इससे लंबे पतले बालों जैसी शाखाएं निकली होती हैं। चित्र 6.12 चित्र 6.12 में तंत्रिका ऊतक को दर्शाया गया है। तंत्रिका ऊतक के कोशिका अतिशीघ्र उत्तेजित होती हैं और मस्तिष्क तक संदेशों को पहुंचाती हैं। तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन में पतले बालों जैसी कई शाखाएं निकलती हैं जिसे डेंड्राइट कहते हैं। प्रायः प्रत्येक न्यूरॉन में इस तरह का एक लंबा प्रवर्ध होता है जिसको एक्सॉन कहते हैं तथा बहुत सारे छोटी शाखा वाले प्रवर्ध डेंड्राइट्स होते हैं। एक तंत्रिका कोशिका 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। बहुत सारे तंत्रिका रेशे संयोजी ऊतक के द्वारा एक साथ मिलकर एक तंत्रिका का निर्माण करते हैं। तंत्रिका का स्पंदन हमें इच्छानुसार अपनी पेशियों की गति करने में सहायता करता है। तंत्रिका तथा पेशीय ऊतकों का कार्यात्मक संयोजन प्रायः सभी जीवों में मौलिक है। साथ ही यह संयोजन उत्तेजना के अनुसार जंतुओं को तेज गति प्रदान करता है। अब हम लोग अध्ययन के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर की जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रश्न संख्या 1, उस ऊतक का नाम बताएं जो हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है। उत्तर, पेशीय ऊतक, मस्कुलर टिश्यू। प्रश्न संख्या 2, न्यूरॉन देखने में कैसा लगता है? उत्तर, न्यूरॉन छोटे पौधों के जैसा दिखाई देता है जिससे लंबे पतले बालों जैसी शाखाएं निकली होती हैं। तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहते हैं। यहाँ एक तंत्रिका ऊतक का चित्र दर्शाया गया है जिसमें तंत्रिका ऊतक के विभिन्न भागों को भी दर्शाया गया है। इसमें केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म होते हैं।
प्रत्येक न्यूरॉन में एक लंबा प्रवर्ध होता है जिसे एक्सॉन कहते हैं। इसमें बहुत सारी छोटी शाखाओं वाले प्रवर्ध डेंड्राइट्स होते हैं। एक तंत्रिका कोशिका 1 मीटर लंबी हो सकती है। प्रश्न संख्या 3, हृदय पेशी के 3 लक्षणों को बताएं। उत्तर, हृदय पेशी के 3 लक्षण निम्नलिखित हैं। पहला, हृदय की पेशी कोशिकाएं बेलनाकार शाखाओं वाली और एक केंद्रकीय होती हैं। दूसरा, यह अनैच्छिक पेशियां होती हैं क्योंकि इनकी गति को संचालित नहीं किया जा सकता। तीसरा, हृदय की पेशियां जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचन करती रहती हैं। प्रश्न संख्या 4, एरियोलर ऊतक के क्या कार्य हैं। उत्तर, एरियोलर ऊतक के कार्य निम्नलिखित हैं। पहला, यह अंगों के भीतर की खाली जगह को भरता है। दूसरा, आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है। तीसरा, ऊतक की मरम्मत में सहायता करता है। प्रिय विद्यार्थी, यह शैक्षिक वीडियो ज्ञानवर्धक लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि यही हमारी मेहनत का फल होता है और आपका कुछ खर्च नहीं होता। आप अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट में ज़रूर लिखें। यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि सभी वीडियोज आपको नियमित और क्रमानुसार प्राप्त हो सके।